चले देखिए, आज हम बात करेंगे पार्ट 2, ठीक है, भाग 2। भाग 2 चैप्टर है किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की, ठीक है, ये आपका चैप्टर है आज का। आप फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है, ये क्लास 12 के फिजिक्स का सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर किरण प्रकाश की, ठीक है। आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे प्रकाश एक चैप्टर, ठीक है। प्रकाश में आप लोग प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रिज्म ये सब पढ़े हैं। ये सारी चीजें इसमें भी आपको पढ़ना है, लेकिन आपको पहले हम बता दें कि जो प्रकाश है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्रकाश में आप 2 भाग देखेंगे। एक भाग है किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की, जिसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं, और दूसरा भाग है तरंग प्रकाश की। क्या है? तरंग प्रकाश की। ये प्रकाश का दूसरा भाग है, ठीक है। ध्यान रखें, किरण प्रकाश की का जो सिद्धांत है किसने दिया था? वो थे न्यूटन। न्यूटन ने बताया था। जो तरंग प्रकाश की है इसका सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। आप आगे पढ़ेंगे हाइगेंस का सिद्धांत, तो ये हाइगेंस ने तरंग प्रकाश की को बताया था। आगे और बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये दोनों को मिला दिया गया, तो उसे बोलते हैं प्रकाश की दैत्य प्रकृति, ठीक है। और इसको दिया था डी ब्रोगली ने। मतलब समझिए, मतलब यह है कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है, ऐसा न्यूटन का मानना था। तो न्यूटन ने अपने किरण प्रकाश की में प्रकाश को किरण मान करके प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन सबका एक्सप्लेनेशन कर दिया था, व्याख्या कर दिया था, ठीक है। बाद में हाइगेंस ने कहा नहीं, प्रकाश किरण के रूप में नहीं चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। उन्होंने प्रकाश को तरंग मान करके प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन की व्याख्या कर दिया, ठीक। आगे जब चला गया तो देखा गया प्रकाश कभी कभी किरण के नियम को फॉलो नहीं करता है, तरंग के नियम को फॉलो करता है। कभी कभी देखा गया कि प्रकाश तरंग के नियम को फॉलो नहीं करता है, किरण के नियम को फॉलो करता है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि प्रकाश में दोनों गुण होते हैं, किरण के भी और तरंग के भी। तो उन्होंने दैत्य प्रकृति बताया। दैत्य मतलब दोनों नेचर, ठीक है। उसका सिद्धांत दिया कौन? डी ब्रोगली ने। आगे हम डी ब्रोगली का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्यों किरण प्रकाश की के जगह तरंग प्रकाश की क्यों आई? क्यों? हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश किरण के रूप में न चल के तरंग के रूप में चलता है, ऐसा क्यों कहना पड़ा उसको? तो देखिए, न्यूटन का मानना था कि जो प्रकाश चलती है वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलती है, ठीक है, और वो कण एक सीधी रेखा में चलते हैं जिसे हम किरण कहते हैं, ठीक। तो हाइगेंस ने कहा कि अगर प्रकाश कण से बना है, ठीक, तो जब ये हमारे आंखों पर पड़ेगा तो हमारे आंखों में कण पड़ जाएंगे। तो हमारे आंख में जब छोटा सा कण पड़ता है तो आंख डिस्टर्ब हो जाती है, तो पूरा वो प्रकाश किरण आके आंख में पड़ेगा तो आंखें कण से भर जाएगा, तब कैसे दिखाई देगा? दिक्कत होने लगेगी। ये सारी चीजों को न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो हाइगेंस ने अपना एक नया तरंग प्रकाश की का सिद्धांत सामने रखा। कहा कि नहीं, प्रकाश कण के रूप में नहीं चलता है, तरंग के रूप में चलता है। तो इनका भी सिद्धांत हम पढ़ेंगे, इनके भी सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर आगे चल के इन दोनों को मिलाकर डी ब्रोगली का सिद्धांत दैत्य प्रकृति भी पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखिए,
सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश कहते किसे हैं। समझना, प्रकाश होता क्या है। अक्सर हम लोग हाई स्कूल में जब पढ़े होंगे तो हाई स्कूल में ये लिखाया जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और जब ये ऊर्जा हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमारे आंखों को संवेदित करती है, और संवेदित हो जब आंख हो जाती है तो उससे सभी प्रकार की वस्तुएं, चाहे वो दीप्त हो चाहे वो अदीप्त हो, सभी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। ऐसा हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ भी हम ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको लेटेस्ट मॉडल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेटेस्ट मॉडल ये है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो होता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का जो दृश्य भाग है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के कई भाग हैं, औरक्त भाग है, परावैंगनी भाग है, उसी में से एक भाग दृश्य भाग है, और वो ऐसा भाग है जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ये प्रकाश जब हमारे आंखों पर पड़ता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर परावैंगनी भाग की किरण हमारे आंख पर पड़े तो हमें दिखाई नहीं देगा, और रक्त भाग की किरण हमारे आंख पर पड़े तो दिखाई नहीं देगा। केवल हम किससे देख पाते हैं? दृश्य भाग से। दृश्य मतलब दिखाई देना। तो ये ऐसा भाग है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसलिए उस भाग का नाम रखा गया दृश्य भाग। और ये किसकी दृश्य भाग है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग। तो जब भी हम प्रकाश को डिफाइन करेंगे तो हम यही लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग, दृश्य भाग जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अगर कोई कहे कि प्रकाश क्या है तो आप कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग, ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहते हैं। समझ में आ गई बात? अगर ये आप नहीं बता पाते हैं तो इतना जरूर कहिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है, और उसी संवेदना से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम हो, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश जब आंखों पे पड़ती है, जब दृश्य भाग के प्रकाश आंखों पर पड़ती है तो आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है, संवेदित करती है। ध्यान दें, जब दृश्य भाग के प्रकाश आंखों पर पड़ती है तो आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है, जिससे सभी प्रकार के दीप्त
एवं अदीप्त वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। समझ में आ गई बात? ये प्रकाश जब आंख पर पड़ेगी तो आंख को क्या करती है? संवेदित कर देती है, और उसी संवेदना से चाहे कोई वस्तु दीप्त हो चाहे कोई वस्तु अदीप्त हो, सभी प्रकार की वस्तु आपको दिखाई देने लगेगी। अब रह गई बात दीप्त क्या होती है और अदीप्त क्या होती है। तो दीप्त वे वस्तु होती है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, जैसे मोमबत्ती, दीपक, टार्च, बल्ब, सूर्य, ठीक है, जो लाइट दे वो सब क्या है? दीप्त है। और जो लाइट ना दे, जैसे हम आप, मकान, पेड़, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है? अदीप्त है। तो जब लाइट पड़ती है, जब प्रकाश आता है ना, तो जो लाइट उत्पन्न करता है वो भी दिखता है और जो नहीं उत्पन्न करता है वो भी दिखता है। इसीलिए हमने लिखा है कि दीप्त एवं अदीप्त सभी प्रकार की वस्तु हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, प्रकाश के विषय में और हम जान लें। पहला देखिए, अगर कोई पूछता है कि प्रकाश के दृश्य भाग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में। हमें कोई वस्तु दृश्य भाग से क्यों दिखाई देती है? तो देखिए, पूरे स्पेस में जो वस्तुएं आपको दिखती हैं, उन वस्तुओं का जो आकार होता है वो इस दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है ना, इस तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है, तो ही वस्तु हमें दिखाई देगी। अगर इसके आकार से वस्तुओं का आकार छोटा हो जाए तो वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। यानी आपको अगर अदृश्य होना है तो आपको अपना आकार इतना छोटा करना पड़ेगा कि उसका तरंगदैर्घ्य उसका आकार इस तरंगदैर्घ्य की जो कोटि है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, इससे उसका आकार क्या हो? कम हो जाए। अगर उससे कम हो जाएगा तो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर उस वस्तु का आकार इससे बड़ा हो गया तो वस्तु दिखाई देने लगती है। इसका मतलब कि जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उन सभी वस्तुओं का आकार इसके तरंगदैर्घ्य के आकार से क्या है? बड़ा है, तभी वो हमें दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात? तो इतना क्लियर रहिए, अगर कोई वस्तु दिख रही है तो ये समझ लीजिए उसका जो आकार है वस्तु का, वो दृश्य भाग की जो तरंगदैर्घ्य है 7600 एंगस्ट्रॉम, उससे क्या है? वो अधिक है, तभी वो दिखाई दे रही है। यहाँ हम स्टार में लिखते हैं जो वस्तुएं या जो वस्तुओं का आकार दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि से बड़ा होता है, वह वस्तु दिखाई देती है। वो वस्तु दिखाई देगी। जिन वस्तुओं का आकार दृश्य भाग का जो तरंगदैर्घ्य है उससे बड़ा होगा वही वस्तु आप देख पाओगे। अगर उसका आकार उससे छोटा हो गया तो वस्तु आप देख नहीं पाओगे, कभी भी नहीं देख पाओगे। दूसरी विशेषता देखिए प्रकाश का, प्रकाश निर्वात में चलती है। इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कुछ तरंगे हैं जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए, जैसे पानी में लहर जो उठता है, पानी न हो तो वो लहर दिखाई देगा? नहीं देगा। तो पानी वहां पर चाहिए लहर को दिखने के लिए, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए न पानी चाहिए न हवा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तब भी प्रकाश चलता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश
प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात रहेगा तभी चलेगा ये, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होता है। अगली विशेषता, प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है। वेग से चलता है, उसकी रफ्तार इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना मीटर दूरी तय करता है प्रकाश। समझ आया? हाँ, निर्वात में ध्यान रखिएगा, अगर कोई कहे प्रकाश का वेग कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही प्रकाश का वेग है। सोचिए, प्रकाश इस वेग से पृथ्वी पर आता है सूर्य से। जब सूर्य निकलता है तो उसकी प्रकाश किरणें पृथ्वी पर इसी वेग से आती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। फिर भी इतने रफ्तार से होने के बावजूद भी प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 6 सेकेंड लग जाता है। 8 मिनट 6 सेकेंड लगता है, जबकि प्रकाश का वेग इतना अधिक है। इसको अगर मीटर में दिया है, अगर आप इसे किलोमीटर में बदलेंगे ना तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चलता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश चलता है। सोचिए, इतनी रफ्तार है उसकी, फिर भी पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 6 सेकेंड लग जाता है। तो सोचिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होगी। अगर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 13,58,00,000 करके किलोमीटर है सूर्य पृथ्वी से, करोड़ों में है। फिर भी गर्मी देख लीजिए, उतना दूर वो बल्ब जल रहा है और गर्मी पृथ्वी पर देखिए। सोचिए, अगर सूर्य 1 भी किलोमीटर नीचे आ गया तो क्या कमाल करेगा। उतनी दूरी पर तो ये हाल है, सब पसीने से लथपथ हैं। अगर 1 किलोमीटर और नजदीक आ जाए तो सेवा समाप्त। समझ में आया? तो याद रखिए, जो छोटी छोटी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो दिमाग में रखिए। ये अक्सर लोग पूछ देते हैं आपसे कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में चलता है, ठीक है। और भी देखिए इसके विषय में, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है, ध्यान रखिए, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलता है। अगर आपसे कोई कहे सिद्ध कीजिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रूफ करने की बात अगर कोई करे तो कैसे प्रमाण देंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। तो किसी भी वस्तु की छाया बनना, छाया परछाई जिसको आप कहते हैं, छाया बनना इस बात का प्रमाण है कि वस्तु सीधी रेखा में चलता है। जैसे अगर हम यहाँ पर अपना हाथ करें, लाइट है, हाथ ऐसे किया, देखिए फिंगर बन रहा है वहां पे, तो जहां जहां फिंगर है वहां पर देखिए अंधेरा होगा, और जहां स्थान खाली है वहां क्या है? उजाला है। मतलब प्रकाश आ रहा है तो जो इस अंगुली पे पड़ रहा है वहां से रिटर्न हो जा रहा है, इसलिए उसके पीछे अंधेरा है। लेकिन जहां इसके बीच में प्रवेश कर जा रहा है वहां पर उजाला है। अगर प्रकाश सीधा नहीं चलता तो यहाँ से टकराता, फिर घूम के इसके पीछे जाके क्या कर देता? उजाला कर देता। जब उजाला करता तो क्या परछाई बनता? नहीं बनता। परछाई कब बनती है? अंधेरे से। अंधेरा होता है तब ना परछाई बन रहा है। अगर ये अंधेरा यहाँ डार्क जो दिख रहा है, ये अगर ना दिखे तो आप जान पाएंगे फिंगर कहाँ है हमारा। तो परछाई बनना इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। और भी देखिए, प्रकाश जिस
मार्ग से संचरित होता है उस मार्ग के दिशा में खींची गई रेखा प्रकाश किरण कहलाती है। प्रकाश किरण है, रेखा प्रकाश किरण कहलाती है। समझ में आई बात? जिस मार्ग से प्रकाश चलेगा उस मार्ग के दिशा में अगर आप रेखा खींचेंगे तो वो रेखा क्या कहलाएगी? प्रकाश किरण। जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य निकला हुआ है, सूर्य की किरणें जा रही हैं इस रास्ते से इस रास्ते से, इस रास्ते में ऐसे रेखा खींच दीजिए, ऐसे रेखा खींच दीजिए, ऐसे रेखा खींच दीजिए, तो ये सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रकाश किरण। क्या कहलाती हैं? प्रकाश किरण। ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे जब डायग्राम बनाते हैं, सूर्य को दिखाना होता है तो अक्सर लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं कि ये क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। क्यों? क्योंकि सूर्य ही प्रकाश देता है। सूर्य क्या देता है? प्रकाश। और ये प्रकाश की क्या है? किरणें हैं। चंद्रमा जब बनाते हैं तो चंद्रमा ऐसे बना के छोड़ देते हैं। क्यों? चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है तो उससे किरणें नहीं निकलेगी। समझ में आया? इसीलिए सूर्य को ऐसे डायग्राम में दिखाया जाता है, वो सब किरण है। बताया जा रहा है कि सूर्य से चारों तरफ प्रकाश निकल रही है और जिस मार्ग से निकल रही वो सभी मार्ग को यहाँ दर्शा दिया जाता है और उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखिए। प्रकाश के विषय में हमने इतना बताया आपको, ये सब दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। अब आगे जो बात करेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रकाश का परावर्तन बताते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ठीक है, उसको पहले देखो। देखो, ये मिरर है और ये लाइट है। देखो परावर्तन कैसे हो रहा है। हो रहा है? दिख रहा है? अगर हम लाइट को बुताएं तो एकदम क्लियर दिखेगा ये। देखिए एकदम क्लियर दिख रहा होगा। देखिए हो रहा है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अगर इसको हम ऐसे करें तो देखिए, देखिए इधर से जा रहा है, उसके बाद वहां से रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने, ये दर्पण है, ये किसी चिकने तल पर पड़ती हैं और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस जा रही हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं? बस। ठीक है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं, जो लाइट यहां से डाली जा रही है, ये आपतित किरण है और जो वहां से देखिए मिरर से जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वहां, वो परावर्तित किरण है। जहां पर दोनों किरण, जहां पे लाइट पड़ा है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है। यही चीजें हमको इसमें पढ़ना है। तो अगर कोई कहता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर पड़ती हैं और टकराकर अपने मूल माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए उसी चीज को है डायग्राम में। देखिए मान लीजिए कोई चिकना तल है, ठीक है, ये, और यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये आने वाली किरण है और यहां टकरा करके ऐसे
ऐसा ही हो रहा था ना। तो जो किरण आ रही है उसका नाम है आपतित किरण, और जो यहां से टकरा के जा रही है परावर्तित क्या किरण। और जहां पर ये मिली है वहां पर एक ऐसे अभिलंब, ऐसे नॉर्मल एक रेखा खींच दीजिए, इसको बोलते हैं अभिलंब, और इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। हमने बोला है ना कि जहां पर आने वाली किरण और यहां से जाने वाली किरण जहां मिली है वही आपतन बिंदु है। ठीक, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एक कोण बनाएगा, इस कोण का नाम है आपतन कोण। क्या नाम है? और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसका नाम है परावर्तन कोण। और ये दोनों कोण, आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को प्रदर्शित करते हैं, और ये दोनों कोण हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, जब भी परावर्तन होगा तो हाँ आई और आर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ये परावर्तन के नियम है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर कोई भी कहे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने तल पर पड़ती हैं तो उससे टकरा करके फिर अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं। यही घटना प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, आने वाली किरण आपतित, टकरा कर वापस जाने वाली किरण परावर्तित, और जहां पर दोनों किरणें मिली हैं उसे आपतन बिंदु, और उस आपतन बिंदु पे जो लंब खींचा जाता है उसे अभिलंब। ठीक है, आपसे पूछा जाता है आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। परावर्तन में दोनों कोण हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये इनके नियम है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए क्या परावर्तन की क्रिया हर वस्तु से होती है, तो जी हर वस्तु से परावर्तन होती है। अगर वस्तु से परावर्तन न हो तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। परावर्तन होता है तभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं। जो प्रकाश किरणें हम पर पड़ रही हैं, हमसे टकराकर जाकर आपकी आंखों पे पड़ रही हैं, तभी हमारा इमेज आपकी आंख में बन रहा है, या आपसे टकराकर हमारे पास आ रही है तो आपका इमेज हमारे आंख में बन रहा है। समझ में आई बात? तो बिना परावर्तन के वस्तु दिखाई नहीं देती है। जिस वस्तु से परावर्तन सबसे ज्यादा होता है वो वस्तु सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। जिस वस्तु से परावर्तन कम होता है वो वस्तु हमें धुंधला दिखाई देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में खड़ा है और कोई उजाला में खड़ा है, तो अंधेरे वाला उजाले वाले को देख रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट उस पर पड़ रही है, अपरावर्तित होकर आपके आंख तक आ रही है, तो उसका इमेज आपके आंख में बन रहा है। लेकिन अंधेरे वाले को उजाले वाला नहीं देख सकता। कारण क्योंकि उस पर कोई लाइट पड़ नहीं रही है, उसका परावर्तन हो नहीं रहा है, इसलिए उसका इमेज आपकी आंख में नहीं बन रहा है। जैसे धीरे धीरे वो उजाला की तरफ आएगा, धीरे धीरे किरणें उस पर पड़ने लगेंगी, परावर्तन क्रिया होने लगेगी, उसका इमेज बनना शुरू हो जाएगा। जब एकदम उजाला में आएगा तो एकदम क्लियर दिखने लगेगा, फिर अंधेरे में चला जाएगा, फिर वही हो जाएगा। ठीक है, तो जिस वस्तु को आप क्लियर देख रहे हो, समझ लीजिए उसका परावर्तन सबसे अधिक हो रहा है, और जिस वस्तु को आप धुंधला देख रहे हो, समझ लीजिए उसका परावर्तन कम हो रहा है। परावर्तन हर वस्तु से होता है, ये ध्यान रखिएगा। बस यही है, किसी से कम होता है, किसी से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा परावर्तन जो तल एकदम चिकना होता है, स्मूथ होता है, उससे होता है। उसके लिए हम मानते क्या है? दर्पण। दर्पण को सबसे चिकना तल मानते हैं। इसलिए आपको जब परावर्तन का डिफिनीशन बताया जाता है तो कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो टकराकर वापस हो जाती हैं, क्योंकि दर्पण सबसे स्मूथ होता है, बहुत चिकना होता है। ठीक है, इसलिए उस पर जितनी किरणें पड़ेंगी सब परावर्तित हो जाती हैं।
अदर वस्तुएं जो होती हैं अगर उस पे 10 किरणें पड़ेंगी तो 9 को परावर्तित करेंगी, एक आध किरण को अवशोषित कर लेंगी, तो 9 किरण ही तो इमेज बनाएगा। अब किसी के 8 किरण अवशोषित हो गई, 2 ही परावर्तित हुई, तो 2 ही किरण इमेज बनाएगा, तो वस्तु क्या होगी, धुंधला दिखने लगेगी। ठीक है, तो किसी वस्तु को एकदम चमकीला देखना हो तो उसका परावर्तन सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, तो वस्तु बहुत तेज चमकेगा। आप कभी रोड से जाइए, कहीं एक शीशा का टुकड़ा होगा तो वहीं से वो लाइट मारता है, वो बता देता हम यहीं पे हैं, होता ही नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उस पर जो लाइट पड़ती है ना, वो सबको रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्शन जब आपके आंख में आता है तो आपको पता चल जाता है वहां कोई वस्तु चमक रही है। समझ में आई बात? तो हर वस्तु किसके वजह से दिखती है, परावर्तन के वजह से। ठीक है, परावर्तन हर वस्तु से होता है, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा होता है उसी की बात हम करते हैं। तो सबसे ज्यादा किससे होता है, चिकने तल दर्पण से। ठीक है, तो डिफिनीशन में हम चिकना तल लिखते हैं, दर्पण लिखना एक तरह से हमारे लिए गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर केवल दर्पण से परावर्तन होता तो मार्बल में, टाइल्स में आपका चेहरा कैसे दिखता, उसमें भी दिखता है, होता ही नहीं होता? क्यों? जब केवल परावर्तन दर्पण से हो तो क्यों दिखता है उसमें, इसीलिए दिख रहा ना, क्योंकि वो भी चिकना होता है, तो हम लिखते हैं चिकने तल। ठीक है, इसको बना लीजिए।